इसके अंदर जो है एक और उसमें ये आपकी किताब है, उसमें एक चीज़ दी हुई है किण्वन। किण्वन क्या चीज़ है कि हम पहले पढ़ चुके हैं हालांकि किण्वन को कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन होता क्या है। अब देखिए हमने कार्बनिक यौगिक पढ़ लिए क्योंकि उस समय हमें ये पता नहीं था कि कार्बनिक यौगिक क्या है, इसलिए इसको दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं या सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटते हैं। और अगर ये काम किसके प्रेजेंस में होता है, एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है ना। और इस किण्वन की अभिक्रिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये दूध से दही बनना, और ये जो अनाज है या अंगूर है इनसे शराब बनना, ये किण्वन की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ किण्वन की परिभाषा भी दी हुई थी, अब एथिल अल्कोहल वगैरह ये बना रहा है, वो सब हम नाम कर चुके हैं। अब इसके बाद में इसमें आगे पाचन तंत्र से पहले इसमें वसा का टाइप दिया हुआ है। तो वसा यानी कि फैट। अब ध्यान रखना जो वसा होती है वो वसा भी दो प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। अब असंतृप्त का मतलब यही है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ये सारे के सारे क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। असंतृप्त का मतलब यही है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, और डबल बॉन्ड होता है जनरली ये लिक्विड होती है जैसे कि तेल। और संतृप्त क्या होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और ये जनरली ठोस होते हैं जैसे कि घी। अब वसा के बारे में देखिए, जो वसा होती है इस वसा से एक थोड़ी सी मात्रा में तो शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा अगर हम वसा की यूज करने लग जाएं तो ज़्यादा मात्रा यूज करने पर वसा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो हृदयघात है, हार्ट अटैक है, जो हार्ट होता है, हार्ट की जो धमनी होती है, हालांकि अभी हमें आगे हार्ट पढ़ना है और उससे पहले जो परिसंचरण था उसमें ये बात करेंगे कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वो नली ब्लॉक हो जाती है। जिस तरह नाली ब्लॉक हो जाती है उसी तरीके से हार्ट की नलियाँ भी ब्लॉक हो जाती है, तो उससे हार्ट अटैक आने का खतरा, हृदयघात होने का खतरा रहता है। फिर ये वसा आम तौर पे शरीर के कुछ हिस्सों में जमा होती है, लेकिन कोई चिकनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता हो, तली हुई चीज़ें, तेल घी का बहुत ज़्यादा यूज करता हो, इस केस में उसके सारे शरीर में ही वसा जो है वो जमा होने लग जाती है सभी जगह पर, और ये बीमारी होती है जिसे मोटापा कहते हैं। वो मोटा हो जाएगा, फिर हर जगह चर्बी जम जाएगी उसके। वसा जो चर्बी होती है, जानवरों में भी जो चर्बी होती है वो चर्बी क्या होती है, ये बकरे वगैरह में भी, ये उनके अंदर कलेक्ट की हुई वसा होती है। जितनी ज़्यादा वसा होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर चर्बी होगी। तो इस तरह से यही चर्बी मनुष्य में भी जम जाती है, तो फिर मोटापा जो है इसमें हो जाता है। अब उसके बाद ये किस किस में पाई जाती है आपको पता है, तेल घी के अलावा दूध के अंदर भी फैट पाई जाती है। ये जो हृदय रोगी होते हैं या जिनको मोटापे की बीमारी होती है, वो अगर दूध पीना चाहें तो फिर वो सारी फैट निकाल के, जिसको मलाई कहते हैं ना दूध की, वो सब मलाई निकाल के, और फिर उसको मान लो ज़रूरत हो दूध पीने में, दूध में क्योंकि और भी दूसरी चीज़ें भी होती है वो ज़रूरी होती है शरीर के लिए, तो उसको फिर ये सारी फैट निकाल के दूध पीने के लिए कहा जाता है। तो इसी तरीके से
अब यहाँ पर वसा जो है, इस वसा को भी जो है क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले सरल वसा। तो सरल वसा क्या है, मैंने आपको वो वसीय अम्ल पढ़ाए थे जब साबुन पढ़ाया था, तो समझ लें आप कि सरल वसा वो चीज़ होती है, उन वसीय अम्लों से बनी हुई होती है। इनके अम्लों के एक और यौगिक होता है, अब आपके कोर्स में वो नहीं है, एस्टर होता है, ये एस्टर होते हैं एक्चुअली। फिर संयुग्मित। संयुग्मित का मतलब कि 2-4 आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयुग्मित वसाएं कहते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। और तीसरी होती है व्युत्पन्न वसाएं। व्युत्पन्न क्या होती है कि जो सरल और संयुग्मित वसा जो होती है इससे बनती है, उस वसा को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न का मैंने आपको मतलब समझा दिया था ना, कि जो किसी से बनता है, यानी इन दोनों से जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न वसा कहलाएगी। इसके बाद में देखिए ये सब पढ़ने के चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक प्रोटीन के ऊपर चैप्टर है, जिसके बारे में मैं उस दिन आपको बता चुका हूँ कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड जो होते हैं, इन एमिनो एसिड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। टोटल मिला के 20 अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग तरह के, यानी हमारे शरीर को 20 तरह के अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। उन 20 में से जो है 10 जो है वो हमारे शरीर में ही संश्लेषित हो सकते हैं और 10 जो है शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते। तो जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, अगर आप उनको भोजन के रूप में नहीं भी इस्तेमाल करें तो कोई बात नहीं, इसलिए उनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेगा। और 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको आपको भोजन में लेना, अब जिसको संतुलित भोजन कहेंगे, उस संतुलित भोजन में तो रोज लेना ज़रूरी है, दोनों टाइम लेना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि 1-2 दिन में भोजन में उसकी मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये संतुलित भोजन के प्रोटीन के बारे में है। अब इसके बाद में प्रोटीन के कमी से 2 तरह के रोग हो जाते हैं। एक का नाम है, बस आपको नाम याद रखना है, मेरास्मस और क्वाशियोकोर। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं और इनमें हड्डियां निकल जाती है। जो हमारे शरीर का मांस है ना, उसका हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन नहीं होगा उसमें, तो फिर उसकी हड्डियां जो है नज़र आने लग जाती है। ठीक है, जिसको कुपोषण भी कहते हैं, ये कुपोषण से रोग हो जाता है। कुपोषण का मतलब जो है वो यही है कि आपको खाने में जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, कोई भी हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो। हालांकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, वसा वगैरह की तो कमी नहीं रहती है शरीर के अंदर, मोस्टली कमी होती है प्रोटीन की, विटामिन की या फिर खनिज लवणों की। तो इनके बीमारी से कोई भी रोग होगा वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कुपोषण बोलेंगे। फिर आगे आता है विटामिन। ध्यान रखना, जो विटामिन है, ये विटामिन जो है इसकी जो शरीर को जो ज़रूरत होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही ज़रूरत होती है, पहली बात तो, और बिल्कुल मामूली सी मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ी सी मात्रा अगर आप नहीं लेंगे, तो थोड़ी सी मात्रा नहीं लेने पर क्या होगा, आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे। अब यहाँ विटामिन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ध्यान रखना, विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है इनकी विलेयता के आधार पर। विलेयता का मतलब क्या है कि ये किस में घुलते हैं, उस आधार पे। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलने वाले,
और दूसरे जो होते हैं वो तेल में घुलने वाले। या इसको ऐसे भी कह देंगे कि जल में विलय और तेल में विलय। आपको इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं कि भाई ये जो है ये जल में घुलते हैं और ये जो है ये तेल में घुलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विटामिन ये जो है ए, डी, ई और के, ये तेल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना। और जल में घुलने वाले दो ही हैं, बी और सी। ये बात अलग है कि बी और सी में बी जो है वो कई तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12 तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि BC जल में घुलने वाले जो हैं वो BC दो जल में घुलने वाले हैं और बाकी बचे हुए सारे वो तेल में घुलने वाले हैं। अब इससे होता क्या है, ये जल में घुलने वाले हैं ना, ये शरीर में बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं हो सकते। ध्यान रखना, विटामिन ज़्यादा खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे इनको बी और सी को, तो जितनी इनकी क्वांटिटी शरीर को चाहिए उतनी तो ठीक है, बाकी ये पानी में घुल जाते हैं और जब ये किडनी में जाते हैं तो किडनी इनको छान देती है और पेशाब के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। और ये वाले विटामिन देखिए, अगर वसा होती है हमारी, तेल के बजाय यहाँ वसा कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तेल का मतलब सिर्फ एक ही हो जाता है, वसा से मतलब यहाँ तेल, घी, चर्बी सब आ गए वसा के अंदर। तो वसा में घुलने वाले या वसा में विलय विटामिन ये ए, डी, ई के होते हैं। ये कुछ दिनों तक अगर आपने इनको ज़्यादा खा लिया तो शरीर की जो चर्बी है, वसा है, उस वसा के अंदर ये क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक क्या हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि धूप है, इस धूप में अगर आप बैठोगे तो धूप में अभी आपको भी विटामिन डी का निर्माण हो जाएगा हमारे शरीर में। विटामिन डी ध्यान रखना हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो ये सिर्फ धूप में बैठने से ही, थोड़ी देर धूप में निकलने से ही विटामिन डी जो है इसका निर्माण हो जाता है। अब आगे ये जो विटामिन है इनके जो नाम है और ये स्रोत हैं कि कौन सा विटामिन जो है वो किस किस प्रकार के। अब ध्यान रखना भाई, इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी होते हैं। जैसे विटामिन ए है, ये विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये भी आपको याद रखना है कि इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल है। देखिए, आम तौर पे विटामिन यूँ तो हर चीज़ में लगभग पाए जाते हैं जो हम खाते हैं उसमें, लेकिन कुछ खास स्रोत होते हैं। जैसे विटामिन ए का, अब इसमें तो खूब सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इस विटामिन ए का जो गाजर है वो एक स्रोत है। और गाजर के अलावा जो मछली का तेल है या मछली भी है, ये मछली के तेल में बहुत बढ़िया मात्रा में विटामिन ए होता है। ठीक है ना। ये इनके स्पेशल हैं, बहुत सारे स्रोत हैं वो लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध वगैरह, दूध भी लगभग हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रमुख हैं कि भाई इनमें विटामिन ए खास तौर से पाया जाता है। और विटामिन ए की अगर कमी होगी, किसी के अंदर कमी होगी तो उसको रतौंधी नाम का रोग हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात को वो अंधा हो जाता है, अंधेरे मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। ये रतौंधी बोलते हैं इसको, रात का अंधापन फुल फॉर्म है रतौंधी की। ये विटामिन ए की कमी से इसको हो जाता है, इसमें आंखें सूख जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरा जो है, जो विटामिन डी,
तो विटामिन डी है, ये मैंने जैसा कि बता दिया कि ये सूर्य के प्रकाश में से ही आपको मिल जाएगा, इसलिए इसका एक और नाम है सनशाइन। सनशाइन विटामिन, ये सब आपके इसमें दिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके अलावा ये जो है हमारी जो स्किन और यहाँ मछली का एक यकृत होता है, मछली का लीवर है, उस लीवर के अंदर यानी आमतौर पे हम मछली खा लेंगे तो कई सारी जो विटामिन है उसकी हमें पूर्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका जो देखिए ये विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मैंने कहा। तो ये क्या करता है, ये जो शरीर के अंदर जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम जो है उसका उत्पादन कह दो या उसका अवशोषण कह दो, उसको बढ़ाता है, कैल्शियम को कलेक्ट करता है शरीर के अंदर। तो ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम भी मैंने कहा ना होता है, तो कैल्शियम को कलेक्ट करने के कारण इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। ये आपको याद करने हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। अब अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन में, आपको क्या ध्यान रखना है, उसका रासायनिक नाम, उसका कमी से होने वाला रोग कि क्या रोग हो जाता है उसकी कमी से, और उसका कोई खास स्रोत है जो जिसमें केवल वो विटामिन वही पाया जाता है, डी, तो फिर वो याद रखना है आपको। इससे रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर होके मुड़ने लगती है, और मोस्टली ये बच्चों के अंदर होती है, और जो बड़े हैं उनके भी हड्डियां मुलायम होने लग जाती है इसमें। हालांकि इसको फिर रिकेट्स नहीं बोलते, हड्डियों की दूसरी बीमारी जो है, हड्डियां कोमल हो जाती है, हल्के से चोट लगने पर, गिरने पर भी टूट जाती हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो। फिर अगला है विटामिन ई। तो विटामिन ई है जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये जो टोकोफेरॉल है यानी जो विटामिन ई है, ये हमारी जो त्वचा है उसको सुंदर बनाता है, इस वजह से इसको सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो इंसान की जो जनन क्षमता है, उस जनन क्षमता को मेंटेन रखता है, जनन क्षमता को इसमें जो बढ़ाता है, आप समझ लें, ठीक है ना। जनन क्षमता को इंसान की बढ़ाता है, तो इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, इंसान बांझ हो जाता है, यानी फिर उसके बच्चे नहीं होते। और ये जो है जितने भी चीज़ें जो है जिसमें तेल होता है, अरंडी, सोयाबीन, मूंगफली, ये जो तेल के जो स्रोत हैं आप समझ लें, ये तेल में होता है, क्योंकि ये बालों के लिए भी कुछ ज़रूरी होता है, विटामिन ई जो होता है। और इसकी कमी से अगर कमी हो जाएगी तो ये बाल वाल गिरने लगते हैं, वो भी इसकी वजह से होती है। और मोस्टली इसकी कमी से जो जनन क्षमता है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि बांझपन। ये तो महिलाओं के लिए बोलेंगे कि भाई वो बांझ हो जाती है, यानी उसके बच्चे नहीं हो रहे। और पुरुष के लिए बोलते हैं नपुंसक, कि पुरुष की जो जनन क्षमता है वो कम हो गई या ख़त्म हो गई तो वो नपुंसक हो जाता है। ये दो बीमारियां हो जाती है, बांझपन और नपुंसकता। ये जो है दोनों का एक ही मतलब है, जनन क्षमता में कमी, लेकिन पुरुष और महिला के लिए वर्ड इसमें यहाँ अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे विटामिन के, फाइलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। ध्यान रखना भाई, विटामिन के जो होता है, ये विटामिन के एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसको कहते हैं रक्त का थक्का जमाना।
जब हमारे चोट लगती है तो चोट लगने पर खून बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। ध्यान रखना, रुई वगैरह लगाने से नहीं खून रुकता है। शरीर के अंदर खुद में ये सिस्टम होता है कि वो खून को रोक देता है, थक्का जमा के उसके आगे जाड़ा बना देता है, ब्लॉकेज लगा देता है, जिससे वो इस चीज़ का काम ये विटामिन के करता है। ध्यान रखना, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंट ही विटामिन के जो है उसकी कमी होती है। समझ लो, आनुवंशिक बीमारी है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। इसको वैसे तो हम उसमें पढ़ेंगे बीमारी वाले चैप्टर में। ये हीमोफीलिया है, इसमें ज़रा सा कट लग जाए किसी के तो उसका खून बहना बंद ही नहीं होता है। सुई भी चुभ गई तो सुई चुभने से भी उसकी मौत हो सकती है, खून बहना उसके बंद नहीं होता। फिर इसका इलाज यही होता है कि एक इंजेक्शन लगता है उसके, तो जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगाओगे खून बहना बंद नहीं होगा। तो मान लो कोई ऐसी जगह हो जहाँ, अब वो इंजेक्शन भी क्योंकि बहुत ख़ास है, रेयर है, ऐसा नहीं है कि कोई सर्दी जुकाम की दवाई नहीं है कि हर जगह मिलता है, क्योंकि हीमोफीलिया बड़ी रेयर बीमारी है, मंगवाना पड़ता है बाहर से। तो ऐसी जगह पर कहीं सुई चुभ गई उसके, तो उसकी सुई चुभना भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। जो इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, जो शाही परिवार है, ये जो प्रिंस चार्ल्स वगैरह जो है, ये डायना वगैरह जो भी, एलिजाबेथ रानी, उस फैमिली में ये बीमारी है हीमोफीलिया की। उनको जो है हीमोफीलिया की बीमारी है उस फैमिली में। सिंपल सी बात है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर पूरी तरह से तो ये ख़त्म नहीं होता। कमी अगर इसकी हो गई तो फिर खून ज़्यादा, ब्लड लॉस उसका ज़्यादा हो जाएगा अगर कभी चोट वगैरह लग गई तो। फिर इसके बाद में आगे, तो ये चारों हो गए कौन से, जो वसा में विलय होते हैं, ए, डी, ई, के। और आप ये याद रख लेना कि पानी में घुलने वाले, जल में घुलने वाले दो ही हैं, बी और सी। उसके अलावा जितने भी हैं वो वसा में विलय, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकेंगे। इसके बाद में आगे, अब जल में घुलने वाले, तो जल में घुलने वालों में कौन सा है पहले, विटामिन बी। लेकिन विटामिन बी अपने आप में एक विटामिन नहीं है, ये बहुत सारे विटामिनों का समूह है, इसलिए इसको विटामिन बी समूह या फिर इंग्लिश में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी इस एक चीज़ के अंदर कई सारे होते हैं और उनका नाम बी लगाएगा, लेकिन उसमें नंबर दिए हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन B2, आप देखिए इसमें जो मेन है वही दिए जाते हैं जो शरीर के एतबार से यहाँ ज़रूरी है, जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। अब ये जो राइबोफ्लेविन होता है, ये इसका रासायनिक नाम है और ये आम तौर पे हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं सारे विटामिन जो है। और अगर इस B1 की कमी हो जाएगी तो त्वचा सूखने लगती है, खासकर होठों की पपड़ियाँ जो है वो उतरने लगती है इसकी कमी होने पर। ठीक है ना। इसी तरीके से विटामिन, अब B1 के बाद इसने सीधा 3 दिया हुआ है, तो ये 3 को कहते हैं नियासिन। और नियासिन जो होते हैं, इसकी बीमारी, इससे जो है ये पेलेग्रा मतलब ये डायरिया, यानी कि उल्टे दस्त कह दो अपनी भाषा में, कि उल्टे दस्त होने लग जाते हैं अगर इसकी कमी हो गई तो। फिर इसी तरह विटामिन B5 है, तो B5 जो है इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ध्यान रखना, बाल जल्दी, आपने देखा होगा कई लोगों के सफ़ेद होने लग जाते हैं, इसका बुढ़ापे से कोई लिंक नहीं है बालों के सफ़ेद होने का। इसकी जब कमी होने लगती है तो कमी होने के पर भी किसी के भी, बच्चों के भी सफ़ेद होते हैं बाल, तो वो इसकी कमी को दर्शाते हैं। इसी तरीके से इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप ये देख लेना कोई विशेष नहीं है, वो है विटामिन B12।
ध्यान रखना, विटामिन B12 जो है ये खून का निर्माण करता है हमारे शरीर में। जो खून है वो खून का निर्माण करता है, और खून का निर्माण करता है तो जाहिर सी बात है अगर इसकी कमी होगी तो खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। किसको एनीमिया हो गया, इट मीन्स खून की कमी हो गई है। ठीक है, खून के बारे में अपने डिटेल से अगला लेसन जो परिसंचरण वाला है उसमें पढ़ेंगे। फिर अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी है। और ये जो नींबू फैमिली के जो पौधे हैं, नींबू फैमिली का मतलब जैसे संतरा, नींबू, आंवला, ये वाली जो फैमिली है, खट्टे जिसको कह दो आप, इनके अंदर ये पाया जाता है। और इसके कमी से जो है स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है कि दांतों और मसूड़ों में खून आने लग जाता है। पायरिया भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, दांतों और मसूड़ों में खून आने लग जाता है इस विटामिन सी की कमी से। तो ये जो है, और बाकी देखिए कुछ जो इसके जो डिटेल्स है, एक बार आप इस विटामिन की रीडिंग लगा लो।